चलिए आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपेसिटर का जो वीडियो अभी तुरंत हमने अपलोड किया है 24 मिनट का वीडियो है, यानी कैपेसिटर पार्ट 1 के नाम से गया है। सेम उसके बाद की कंडीशन पर आप ध्यान देंगे। अब उसका पार्ट 2 हम लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके सबसे पहले एक यौगिक पारावैद्युतता वाले समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, एक कंडीशन पर आप ध्यान देंगे। यौगिक पारावैद्युतता वाले समांतर पट संधारित्र देख रहे हैं, ये कुछ लाइनें हैं, ये 1 2 3, ये एक्स, इस प्लेट का नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। ठीक है, बीच में आप देख सकते हैं इधर ये जो लंबा लंबा प्लेट है, बीच में इसमें अलग टाइप का माध्यम है, इसमें अलग टाइप का है और इसमें कुछ अलग टाइप का है। तीनों 3 टाइप का है। आप इधर ठीक से इसमें जो है उसको एप्सिलॉन 1 मान गया है, किसी में एप्सिलॉन 2 और किसी में एप्सिलॉन 3। समझने की कोशिश कीजिए। बीच की दूरी D1 D2 और यहाँ पे D3। समझ रहे हैं? इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान देंगे कि अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से धन आवेश दिया जाएगा, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये इसकी वो है, ये दूरी है, एक पर प्लस सिग्मा है आवेश का परिमाण, प्लस सिग्मा समझते ही हैं आप तो, एक पे माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के बाद आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि माना कि x y 2 समांतर पट संधारित्र है जिनके बीच एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 कॉमा एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन 3 अपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम क्रमशः D1 D2 तथा D3 मोटाई में भरे हुए हैं। जब x को धन आवेश दिया जाता है, यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे D1 D2 यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, D1 D2 यहाँ D3 है, मोटाई से भरे हुए। जब x को धन आवेश दिया जाता है, x यहाँ है, x को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण y पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। x पर आवेश का परिमाण प्लस सिग्मा है और एक पर कितना है, एक पर माइनस सिग्मा है। आवेश का घनत्व, ये चीज़ आप देख रहे हैं, एक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्रेरण के कारण दूसरे पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसके बाद और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। तो इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप समझिए थोड़ा सा। तीव्रता को ज्ञात करने के लिए देखिए E1 एक जगह, E2 और ये क्या है, E3 है। तो कभी भी देखिए तीव्रता का फार्मूला अगर यहाँ पे देखें तो तीव्रता का फॉर्म नहीं लिखा गया है, तो डायरेक्ट तीव्रता का अगर फार्मूला देखें तो कैसे निकालेंगे। तो तीव्रता देखिए क्या मिला के बनता है, तीव्रता का आप यहाँ से हम लिख के देख सकते हैं। दो प्लेटों के बीच तीव्रता होता है EM। तीव्रता का आपको पता है सिग्मा अपॉन में कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वाला कंडीशन समझ रहे हैं, ये वाला होता है तीव्रता का फार्मूला। इसमें D से क्या करते हैं, गुना कर देंगे। तो D से जब गुना हम कर देंगे तो सोचिए यही हमारा E1 निकल गया। तो E1 को फाइंड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि दो प्लेट XY 2 प्लेट हो, एक पर आवेश का परिमाण प्लस सिग्मा, दूसरा पर माइनस सिग्मा हो, तो दोनों के बीच तीव्रता कितना होता है, ये चीज़ हम लोग गॉस के प्रमेय में कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ तीव्रता के बाद तीव्रता का ये होता है, तीव्रता का फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तीव्रता का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप एक कोशिश आप हमेशा याद रखेंगे कि तीव्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये ई फार्मूला आपको बता देते हैं। दो प्लेटों के बीच तीव्रता होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, याद रखिए। ठीक है, ये तीव्रता का फार्मूला होता है। अब इस कंडीशन के बाद अगर ये कंडीशन तो हो गया, अब करना क्या पड़ता है हमें, जब भी अगर V फाइंड करना हो V, तो V के लिए E में हमें क्या करना पड़ेगा, D से गुणा। यानी पोटेंशियल के लिए एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे, जब भी हमको पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है E इंटू D। समझिए, माने तीव्रता में दूरी से गुणा कर देंगे, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम
के गुणनफल से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप ठीक से जब देखेंगे तो विभव ज्ञात हो चुका है। विभव के लिए आपको अभी बता दिए V1 इक्वल टू E1 इंटू D1। तो E1 का मान तो बताया कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1 कर सकते हैं। इसमें D1 से गुणा करेंगे तो V1 निकल गया। V2 के लिए ये वाला फार्मूला E2 इंटू D2। तो E2 अभी देखिए तीव्रता का मान सब जगह वही रखेंगे। कंडीशन केवल यही करना है कि आप चीज़ पर ध्यान देंगे, केवल चेंज क्या हो जाएगा आप समझिए ठीक से। यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है, यहाँ एप्सिलॉन 2 है, यहाँ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ D1 है, यहाँ D2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। समझिए, तो हम V1 V2 V3 फाइंड कर सकते हैं। इस कंडीशन के बाद देखिए अब कुल विभव हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल विभव हमें ज्ञात करना है, कुल विभव। तो कुल विभव के लिए आप समझ सकते हैं, कुल विभव के लिए तो यहाँ से देखिए कुल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा। जब ये दो चीज़ कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, D1 अपॉन में एप्सिलॉन 1 D2 D3। ये देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये चीज़ हमारे पास, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ना। अब इसके बाद ये इक्वेशन जब ये हमारा यहाँ हमारा ठीक से देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ हमारे पास क्या आ गया, V का मान यहाँ इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि एक तो हम जानते हैं कि यदि दो प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A हो तो देखिए अगर आवेश किस पर फैला हुआ किसी चालक के पृष्ठ पर, तो देखिए यहाँ पे ये वाला कंडीशन Q इक्वल टू कितना सिग्मा इंटू ए होता है, कब, जब पृष्ठ पर फैला हो तब। अगर रेखीय घनत्व के बारे में पता है ना आपको, रेखीय घनत्व तो वहाँ पे क्या होता है, लैम्डा इंटू एल होता है, याद है, लैम्डा इंटू रेखीय के लिए, लेकिन ये पृष्ठीय के लिए इतना होता है। अब इस कंडीशन के बाद ये फार्मूला हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं कि अगर आवेश Q हो और विभव V हो, आवेश Q देने से विभव V बढ़ जाता है, तो संधारित्र की धारिता कितनी है, C इक्वल टू Q अपन V, समीकरण 1 है। अब यही काम करना है कि समीकरण 1 में Q और V का मान रखना है। Q का मान यहाँ है और V का मान यहाँ है। अब समीकरण 1 में रखना है इसको। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान दें। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन पर, वहाँ पे आपको क्या बताया थे, C इक्वल टू हमारे पास तो आ गया था, C इक्वल टू फार्मूला तो आप देखे थे, Q अपॉन कितना था, V था। अब यही समीकरण 1 है और इसमें क्या करना है, किसका मान रख देना है, Q का मान और V का मान। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, आप जब दोनों का Q का मान कितना रखे थे, हम बताए थे आपको, Q का मान यहाँ हम रख लेंगे कितना, सिग्मा इंटू ए, अभी का मान इतना आया था। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा से सिग्मा का हो गया, कट गया, लास्ट हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये वाला आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो आप ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना D1 अपॉन D2 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस इसको इतना कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए, अगर आप इसको ठीक से जब देखेंगे तो ये भी दूरी से इसका रिलेशन, ये तो सब ऊपर चला जाएगा। आप समझिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 ये सब ऊपर चला गया, लेकिन नीचे क्या बचा, D1 D2, यानी ये भी डिपेंड करता है, दूरी कम रखेंगे तो धारिता ज़्यादा होगा। दूरी यहाँ D1 D2 देख रहे हैं, ये दूरी से इसका रिलेशन उल्टा होता है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद वाला कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि एक गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, यानी फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे ये गोलीय संधारित्र आप देख रहे हैं ना, ये गोलीय संधारित्र है। इसमें आपको दिख रहा है कि दो ऐसे दो गोला लिया गया है, देख रहे हैं, एक पर प्लस है, नीचे वाला पे प्लस दिख रहा है, ऊपर वाला पे क्या है, माइनस है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, आप समझ सकते हैं, मैं इसे थोड़ा इसे बड़ा बना, ये वाला एक गोला हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब रेडियस आप देख लीजिए, एक छोटा वाला का A है, बड़ा वाला का क्या है, ये B है, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद की कंडीशन पर क्या करना है, A हो गया, B हो गया, इसको हम कैपिटल A मान सकते हैं, इसको कैपिटल B मान सकते हैं। क्या नीचे वाला पे प्लस दिया गया है, नीचे वाला के पे कौन सा चार्ज है, +1, इस पर क्या उत्पन्न हो गया, समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाले पे माइनस है, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे ऐसे,
तो इस तरीके से आप सब देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मौजूद है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि माना कि यहाँ से शुरू करेंगे, माना कि ए और बी दो गोले हैं जो समकेंद्रीय हैं, जो क्या हैं, समकेंद्रीय हैं। ए की त्रिज्या माने कैपिटल ए जो है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, और जो बी है इसकी त्रिज्या क्या है, बी है, स्मॉल बी। जब गोले ए को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण बी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बी क्या है, पृथ्वी से जुड़ा है। यदि ठीक है, अब ए को धन आवेश दिया जाएगा तो प्रेरण के कारण बी पर क्या उत्पन्न हो जाएगा। अब एक चीज़ पर ध्यान देना, आपको याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, याद ये चीज़ रखना है कि विभव, अगर विभव किस पे डिपेंड करता है, अगर गोले पर विभव देखना है किसी, तो विभव डिपेंड करता है 1/4 चार्ज और रेडियस पे। तो अगर छोटे वाला पे देखें, ए पर देखें विभव कितना होगा, तो क्यू आप एक बड़ा कैपिटल ए है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए है। यहाँ पे ठीक से देखिए तो एक तो V1 निकल गया। इस कंडीशन उस पे कौन सा धन आवेश है, उस पे कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो उसके कारण विभव इतना हो जाएगा। अगर दूसरे पर हम देखें तो आप समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे पर माइनस वाला के कारण कितना हो जाएगा, सब कुछ तो सेम होगा लेकिन एक यहाँ पे माइनस लगा होगा, ये वाला दूसरे के कारण होगा, ये वाला पहले के कारण होगा। अब दोनों के कारण दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो V1 प्लस V2 को जोड़ेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक से देखिए। ठीक है, आगे के कंडीशन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको बता दीजिए, यहाँ पे B तो हमारे पास इतना आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, भी कैसे होगा आपको पता है ना, अभी तुरंत हम दिखाए थे कि वहाँ कमन इतना हो जाएगा, कमन के बाद अंदर इतना बच जाएगा, उसका फ्रिक्शनल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो भी यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल, यदि क्यू आवेश कितना हो, क्यू हो, विभव कितना हो, भी हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी, C=Q/V। ठीक है, अब इस समीकरण इस एक है, अब एक में किसका मान रखना है, भी का मान रख लीजिए। जब भी का मान रखेंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि भी का मान कितना आया था, तो भी का मान इतना ही आया था। ठीक है, तो क्यू से क्यू का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास इतना ही बचेगा, ये वाला। तो ये था एक गोलीय संधारित्र की धारिता। एग्जाम में पूछा जाता है तो कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, है बहुत आसान, लेकिन मैक्सिमम चीज़ को लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक कितना प्राप्त होगा, 4πε0। ऊपर कितना है तो A × B, उसके बाद नीचे कितना है तो B - A। समझिए, यही कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, 4πε0। अब बाकी ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है, इसको भूलिएगा मत, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। यहाँ से एक बात सीखने को मिल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है कि अगर B - A, यहाँ समझने की कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है कि B - A यदि इसका B में से A को घटाएंगे, कम से कम प्राप्त हो, माने इसका अंतर कम से कम हो, तो सोच लीजिए कि C ज़्यादा होगा, अंतर ज़्यादा हो तो C कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला से इसका रिलेशन क्या है, इससे इसका रिलेशन उल्टा है। ठीक है, यानी यहाँ बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, यही बता सकते हैं कि C जो है इसका रिलेशन कैसे होगा, तो B - A। समझ रहे हैं, ये उल्टा, इससे इसका यही रिलेशन। चलिए, अब इसके बाद ये लिख भी दिए गए स्टेटमेंट को आप देख सकें, इससे स्पष्ट होता है कि धारिता का मान बढ़ाने के लिए दोनों की त्रिज्याओं का अंतर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को देखना है एक बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार समांतर पट संधारित्र की धारिता के व्यंजक पूछा जा चुका है, गोलीय भी बार बार पूछा जाता है, तीनों में से एगो तो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। उसके बाद हम बेलनाकार की बात करते हैं, यानी हाउ कैन वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कनेक्टेड है। चित्र तो आपको दिख ही रहा होगा, चित्र ये वाला चित्र है, यहाँ पे एक माइनस 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 दिख रहा है, यहाँ प्लस 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 दिख रहा है आपको, देखिए ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, B है, छोटे वाला का रेडियस कितना है, A है। तो ये वाला याद रखिए, जो कि आपको दिख रहा है स्पष्ट, यहाँ A आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा,
मैं बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो, समझ रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बिंदु लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं। ई कहाँ है? यहाँ है। बी कहाँ है? यहाँ है। बी आर कहाँ है? यहाँ है, समझ रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्या है? माइनस। ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है? ए है। माने बड़ा वाला विलन को बी या छोटा वाला को ए माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट पर हम लोग को ध्यान देना है। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा? स्टेटमेंट तो देखिए मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को ठीक से देखिए। चित्र के अनुसार माना कि दो विलन हैं ए और बी जो समकेंद्रीय हैं, समझ रहे हैं, समकेंद्रीय हैं। अब इसके बाद की कंडीशन पर ध्यान देना है कि कौन सा कंडीशन। विलन ए की त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए है। अब बी की त्रिज्या को क्या है? स्मॉल बी है। जब ए को धन आवेश दिया जाता है, यानी कैपिटल ए को जब धन आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण बी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन। उसके बाद हम एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक सीधी आवेशित चालक से कुछ दूरी पर तीव्रता कितना होता है? समझिए, ई इक्वल टू कितना? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आर आप ले सकते हैं, ये बताता है कि दोनों के बीच कौन सा माध्यम है, ठीक है। तो ये कंडीशन पर ध्यान देना है, लेमडा अपॉन आर, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं एक बात बता दूं आपको, ये चीज़ बताया गया था कि ई फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये चीज़ लेमडा अपॉन आर, ये चीज़ आपको याद होगा, शायद आप पढ़े हैं, आपको याद होगा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो ये वाला हो गया। इस कंडीशन के बाद अब इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट को ठीक से देखिए। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध तो पता ही होगा, ये होता है, मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आप यहाँ से डी भी को अलग कर सकते हैं। ये कितना? माइनस ई इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, समझिए ठीक से, ठीक है। इतना बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बेलन ए तथा बी के बीच विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर यही हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, यही विभवांतर है। विभवांतर कहाँ से? अब ए और बी के बीच विभवांतर पता करना है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा, एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ई का मान रखना पड़ेगा। तो तीव्रता दोनों के लिए, एक सीधी आवेशित चालक से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो तीव्रता होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, लेमडा अपॉन आर। ये ई का मान है इतना। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है, ये क्या है? ये ई का मान है, ठीक है। ई का मान यही नहीं बल्कि ये भी है। और डी एक्स से इसमें क्या करना? ई का मान ये वाला है और डी एक्स, समझ रहे हैं ना, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये वाला कंडीशन हो गया। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कांस्टेंट है, जो नहीं बदलेगी। जैसे में कौन ऐसी चीज़ें जो नहीं बदलेगी? ये वाली चीज़ें हमें नहीं बदलेगी, यानी माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये नहीं बदलेगी। लेकिन इंटीग्रेट में क्या क्या मिलेगा आपको समझना चाहिए कि इंटीग्रेट यहाँ पे दिया गया है। इंटीग्रेट में बी से ए तक जाना है, बी से ए तक, ये चीज़ याद रखना है। ये एक, और ये बदल क्या रहा है? तो बदल रहा है, दूरी बदल रहा है। आपको कोशिश करना है दूरी बदलना है। दूरी माने हमें बी से ए तक जाना है। ये मान लीजिए बी से हमें कहाँ जाना है? ए तक जाना है। यानी यहाँ एक चीज़ हम दिखा देते हैं आपको, ये एक और एक ये है। मान लीजिए कि ये वाला बी है,
और ये वाला क्या है, ए है, तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो वेरिएबल फोर्स वर्क करता है, हर एक जगह फोर्स का मान चेंज होगा, इसलिए हम इंटीग्रेशन से इसको ज्ञात करेंगे। यानी दूरी बदल रहा है, दूरी बदलेगा तो विभव तो ऑलरेडी बदल जाएगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, यानी आर के बदलने पर ये बदलता है। इस कंडीशन के बाद अब देखिए बाकी चीज़ें बाहर निकल जाएगी और इतना इधर बच जाएगा। अब क्या 1/r इंटू डी एक्स का ये डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा। लॉग ई इंटू में आर हो जाएगा। अब बी से ए तक जाना है। अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट माने ए माइनस क्या करना पड़ेगा बी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें इसी में लिखी जा रही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, ये तो कॉमन आ गई। बाकी पहले मैं लिखूँगा लॉग ई ए, यहाँ पे क्या लिखूँगा लॉग ई पी, समझ ना बात को। अब इस कंडीशन के बाद बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस कंडीशन के बाद माइनस आप देख रहे हैं, तो होना तो चाहिए यहाँ लॉग ए यहाँ पे माइनस बी, लेकिन क्या हो जाएगा जब माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस वाला है यहाँ पे आप ठीक से देखिए, यहाँ ए है और यहाँ क्या होगा बी होगा, लेकिन जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा बी और यहाँ का आ जाएगा ए। समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीक़े से ये वाला हो गया। और बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई, देखिए आप एक लॉग का फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि लॉग को यदि हम बाहर ले लें लॉग ई को, तो अंदर क्या बच जाता है, अंदर बचता है b/a। ये चीज़ आपको लॉग के फंक्शन में मिल जाएगा, ये लॉग का फॉर्म है। तो आप देखिए इतना को तो हम इतना लिख लिए, अब बाकी चीज़ें ऐसी है। तो यही हमारा क्या है, एक गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए ये वाला हमारा कंडीशन आ गया, ठीक सर। देखिए अभी हम भी निकाल लिए हैं, माने भी हमारे पास पता चल गया, भी हमारे पास। अब हमें क्यू चाहिए, ठीक है। क्यू के बाद अब हमें बाकी की कंडीशन पे डिस्कस करनी है। तो किस पर आवेश फैला हुआ है, तो भी तो हम लोग के पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए ए, अब क्यू चाहिए। तो ये फैला हुआ है सीधी आवेशित चालक पर। तो जब आवेश सीधी आवेशित चालक पर फैला हो तो वहाँ पे आवेश का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पे आवेश का घनत्व होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब यहाँ से Q आप पता कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कंडीशन पर ध्यान देना है, Q तथा V का मान रखने पर यहाँ पे, अब यहाँ पे ठीक देखिए, यहाँ पे Q का मान और यहाँ पे V का मान रख लेंगे, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा का हो जाएगा कैंसिल। जैसे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, क्योंकि आप समझिए Q का मान यहाँ रखे हैं, V का मान यहाँ रखे हैं, इसमें समीकरण एक में Q और V का मान आपको रखना पड़ेगा। मान जैसे रखेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा, कैंसिल होगा लैम्डा से लैम्डा। और जैसे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, आप समझ सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो बच्चे उसको लिख सकते हैं, ये वाला यही हमारा क्या है डेरिवेशन है। तो ये रहा एक बेलनाकार, यानी बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एक दो बार देखिए, इससे आसान डेफिनीशन डेरिवेशन आपको नहीं मिल सकता, इसलिए आप इसको नोट कीजिए। अब बाकी कहीं दूसरी जगह में देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको खूब बढ़िया से देखिए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद की कंडीशन पर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए संधारित्र का संयोजन, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि संधारित्र का जो संयोजन होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी और एक समांतर, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, इस चीज़ पर आप हमेशा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पर हम लोग चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता ज्ञात। देखिए अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप ध्यान से देखिए। ये वाला कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं C1 C2 C3, ये धारिता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा देखिए, इसमें एक देखिए पहले इसका स्टेटमेंट भी यहाँ से आपको समझा देते हैं हम। ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से उसके बाद आप बता सकते हैं दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और अन्य को भी इसी प्रकार से जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा कि कहने के इसका मतलब क्या है। इसका कहने का यही मतलब है, इसका कहने का मतलब यही है
कि एक, मान लेते हैं कि एक C1 C2 और C3। देखिए ये इसका प्लेट जो है ये पहले संधारित्र ये है, इसके दूसरे प्लेट को पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया। आप ठीक से देखिए, यहाँ पे धन आवेश होगा, यहाँ पे ऋण आवेश होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन यहाँ से बनाएंगे, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र के ये दूसरा प्लेट है तो तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और अन्य को भी इसी प्रकार से जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया? एक ये ठीक से समझिए, ये C1, ये रहा आपका C2 और ये रहा C3। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, यानी ये देखिए पहले संधारित्र का ये पहला प्लेट है तो इसको, ये P1 है तो इसको किससे जोड़ा गया है, इसको इससे जोड़ देंगे। फिर ये दूसरे संधारित्र के माने पहले संधारित्र के पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे के पहले प्लेट से, ऐसे जोड़ दिया जाता है। अन्य को भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, श्रेणी में यही होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब इस कंडीशन पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, V1 V2 और ये V3, टोटल भी हो कितना, इतना। अब इस कंडीशन के बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा सा कैसे। माना कि C1, C2 तथा C3 तीन संधारित्र चित्र के अनुसार एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और जब A को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण B पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और A और B के बीच कुल विभवांतर कितना होगा, यहाँ से देखिए कुल विभवांतर के लिए V1 V2 V3 को आपको जोड़ देना पड़ेगा। V1 V2 V3 को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आपको तो पता है कि फार्मूला क्या होता है, C=Q/V, पता है ना। तो V अगर ज्ञात करना हो तो C कहाँ आ जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। आप समझिए ठीक से। तो ये भी हो सकता है कि V=Q/C, तो पहले के लिए यहाँ लिखे हैं, दूसरे के लिए यहाँ और तीसरे के लिए। ठीक है, अब इस मान को इसमें रख देंगे। जैसे मान को जब रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, मान को रखेंगे तो यहाँ पे लिख भी देंगे समीकरण 1 में V1 V2 तथा V3 का मान रखने पर मान रखेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए Q निकालने के बाद यही हमारे पास V का मान आएगा। तो V के मान आपको पता होना चाहिए, V का मान कितना है। आवेश तो सब में सेम है, इस आवेश कॉमन हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, यदि संधारित्र की समतुल्य धारिता C हो, यहाँ पे देखिए, तो इस कंडीशन के बाद समतुल्य धारिता C हो तब क्या हो जाएगा, तो आवेश Q हो और धारिता कितनी हो, C हो, CS। तो समीकरण यहाँ पे 3 हो गया। अब इस कंडीशन के बाद आपको ध्यान देना है, आपको याद है समीकरण 2 तथा 3 से करेंगे तो एक साइड आपको याद होना चाहिए, इतना ही आया था हम लोग के पास। एक साइड जो आया था कितना आया था, एक साइड हमारे पास इतना आया था ईगो इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन इतना था। अब दोनों की तुलना करेंगे तो Q से Q का हो जाएगा, कट जाएगा। अब कितना बच जाएगा, 1/CS, यहाँ पे देखिए = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझ रहे हैं। 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/, यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी देखिए इसको हम ऐसे जोड़ के ये 2 बनाया गया। अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संधारित्र को माने संधारित्र को जोड़ने से धारिता का मान हम घटा भी सकते हैं और धारिता का मान बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर 2-3 संधारित्र जोड़ देने से धारिता का मान घट भी जाएगा और 2-3 संधारित्र जोड़ने से धारिता का मान बढ़ भी जाएगा। सीरीज में जोड़ेंगे तो घट जाएगा, अगर समांतर में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे के कंडीशन पर ध्यान दीजिए। अगर इन संधारित्र हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, इस कंडीशन के बाद पर हम लोग को नेक्स्ट पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद समांतर पट संधारित्र समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समांतर
क्रम संयोजन की धारिता, माने ये संधारित्र को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। दिख रहे हैं समांतर में कैसे जुड़ा है, ये समांतर में 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। समांतर में होगा क्या कि धारा जो भी प्रवाहित किया जाएगा, ये इसके पास अलग चार्ज जाएगा, इसके पास अलग और इसके पास अलग, इसमें चार्ज का मान अलग अलग है। उसमें क्या था, एक जगह से चार्ज जाएगा, वो तीनों से पास करेगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। चलिए इसके बाद वाले कंडीशन पर हम ध्यान देते हैं। ये चीज़ समझ रहे हैं, माना कि C1, ये फिर से समझ लीजिए C1, C2 ये 3 संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं। एक को धन आवेश दिया जाता है, एक को क्या किया जाता है, धन आवेश जैसे दिया जाता है, दूसरे पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये यहाँ सबका करेंगे। अब यहाँ पे टोटल आवेश फाइंड करना हो तो आपको ये करना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3, ये आवेश निकल जाएगा समीकरण 1। आवेश के लिए ये चीज़ आपको Q1 Q2 Q3 का मान फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 आप समझ रहे हैं, समीकरण 1 यहाँ पे है, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे है। अब इसमें Q1 Q2 का मान रख देंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 इसको मान लेंगे। इस कंडीशन के बाद देखिए तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे समीकरण 2 तो मिल गया था। अब यहाँ पे क्या है हमें कि यदि संधारित्र की समतुल्य धारिता Cp हो और विभव V हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा C × P I = कितना V हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। अब 3 और 2 को क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। तो जैसे 3 और 2 को तुलना करेंगे तो यहाँ ठीक से देखिए, एक साइड क्या है, Cp × V है। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इधर एक साइड आप देखेंगे तो एक साइड Cp × क्या है, V है, और दूसरे साइड क्या है, V बाहर है, और यहाँ पे कितना C1 + C2 + C3 है कि नहीं, ये चीज़ आप देख रहे हैं। इस कंडीशन यही इसलिए हमारे पास आप ठीक से देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया कंडीशन, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन आ गया, V से V का हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ हमारे पास आ गया कि Cp = C1 + C2 + C3। इससे स्पष्ट होता है कि अधिक से अधिक यदि धारिता करना है संधारित्र की, तो इसलिए हमें श्रेणी क्रम में नहीं, उसको समांतर में जोड़ना चाहिए। ये चीज़ एक 10th में आता है। 10th में आप प्रतिरोध को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उससे ये सेम उल्टा है। उसमें अधिक प्रतिरोध के लिए श्रेणी में जोड़ते हैं, लेकिन इसमें अधिक धारिता के लिए उसको किस में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं। उससे ये सेम उल्टा होता है प्रतिरोध वाला से। इसमें श्रेणी में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का मान घट जाएगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो घट जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, समांतर में बढ़ जाएगा। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। आगे के यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे आपको अगर बोल दे कोई कि यहाँ पे ये क्या हो गया, हम Cp है, अब यहाँ पे कोई दे दिया कि पहला संधारित्र है 5, दूसरा है 2, तीसरा कितना है 1, अब बताइए कि Cp का मान बताइए। तो C1 C2 C3 तीनों का मान दे दिए तो 5 2 7 कितना हो गया 8। अगर फ्रिक्शनल पूछ दिया तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब इसके बाद पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पारावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक्स सब्सटेंस क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह, यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ से ये डाइलेक्ट्रिक, ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते, यानी कराते नहीं लेकिन धारा के प्रवाह को केवल प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारावैद्युत पदार्थ। आप देख सकते हैं एक कंडीशन पर ध्यान देना है कि इसका उपयोग बहुत सारे डिवाइसेस में होता है, एक सिक्योरिटी के फॉर्म में, कि करंट इधर से उधर और प्लस और माइनस वाला कनेक्ट में ना है, इसलिए इसका उपयोग है। जैसे में कि कवर भी है तो वो भी, उसका भी एक उदाहरण। उसके बाद पारावैद्युत पदार्थ के प्रकार, पारावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन के बाद आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ध्रुवीय पारावैद्युत समझ रहे हैं ना, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसा पारावैद्युत पदार्थ जिसके अणुओं के धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता। माने इसमें आप देखेंगे तो धन आवेश अलग होगा और ऋण आवेश अलग होगा, ठीक है। अणुओं के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। जैसे में H2 आप देख रहे हैं ना, H2 ये हो जाएगा, ठीक है।
या HCl हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर कंडीशन में कैसे बिखरा हुआ है। इस कंडीशन के बाद हम नेक्स्ट पर भी ध्यान देंगे। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश ये करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति और अनुपस्थिति पर ध्यान देना है। तो जैसे इसको विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में लाएंगे तो ये सज जाएगा। आप देख रहे हैं ना, सब एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों को ऐसे देखें तो ये कहीं भी रह सकता है, अनुपस्थिति में ये कहीं भी रह सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन जैसे ये विद्युत क्षेत्र में आएगा सब डेकोरेट हो जाएगा, एकदम लाइन वाइज ऐसे डेकोरेट हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में सजा हुआ आपको प्रतीत होगा, कैसा, एकदम लगेगा कि सब एकदम डेकोरेट हो गया है। ये लाइंस निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ये ध्यान देना है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ध्रुवीय पारावैद्युत, आप समझ सकते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्रुवीय पारावैद्युत कि प्रत्येक अणु विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। अतः जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो बल कितना आघूर्ण अनुभव करता है, तो P/2 में ये साई है। साई कैसे बनता है, एक्स के जैसे बनता है, ठीक है, एक्स के जैसा ही होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बताता है। उसके बाद 2 नंबर, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये परावैद्युत विद्युत द्विध्रुव की दिशा में संरेखित होने की प्रयास करता है। ये कंडीशन आप याद रखना है। माने जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की जो भी डायरेक्शन होगी, अगर विद्युत क्षेत्र जैसा भी है, अगर समझ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ये विद्युत क्षेत्र, तो वैसा ही बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये वाला आप प्लस माइनस इसमें दोनों होगा, ठीक है। एगो प्लस होगा तो एगो माइनस होगा, तो फिर एगो प्लस होगा तो फिर एगो माइनस होगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इस कंडीशन के बाद अब हम नेक्स्ट कंडीशन, अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉन पोलर है। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। माने यहाँ आप देखेंगे तो दोनों का केंद्र एक ही होता है, यानी प्लस और माइनस एक ही जगह पर है, ठीक है। तो इसको संपाती होता है, उसे क्या बोलूँगा, ध्रुवीय परावैद्युत। जैसा कि आप चित्र में इधर देख रहे हैं ना, चित्र में ये वाला चित्र, कब विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक चीज़ पर ध्यान देंगे, और अनुपस्थिति में नेक्स्ट चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे उपस्थिति में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी सेम हो जाता है, प्लस इसका भी अलग हो जाता है और माइनस अलग हो जाता है, और ये भी सज जाता है, खूब बढ़िया से डेकोरेट हो जाता है। तो ये कंडीशन आप विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति और अनुपस्थिति, 2 फिगर आपको दिख रहा है। इस कंडीशन के बाद पर आप ध्यान देंगे। चलिए एक और चीज़ आपको याद रखना है, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात है, बहुत बढ़िया से इसको आप याद रखें। अध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। शुरू में देखेंगे तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है। लेकिन जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है, कुछ विस्थापित हो जाते हैं और इसमें द्विध्रुव उत्पन्न होता है। प्लस याद रखना है, विद्युत क्षेत्र में दोनों प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों एक ही जगह होगा, तो इसका शून्य होगा और इसका शून्य नहीं होगा। क्या चीज़, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसके बाद के कंडीशन पर आपको आना है, एक छोटा सा और कंडीशन आता है परावैद्युत का ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए आप देख रहे हैं कि जब अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो प्लस अलग हो जा रहा है और माइनस अलग हो जा रहा है। यह घटना ही क्या कहलाता है, यह घटना ही कहलाता है परावैद्युत का ध्रुवण। यहाँ लिखा गया कि जब अध्रुवीय परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाता है तो धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ विस्थापित हो जाते हैं और इस घटना को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। उसके बाद के कंडीशन पे इसको आप खूब बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे के कंडीशन पर हम ध्यान देते हैं। आगे कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना। एक आवेशित चालक है तो उसमें देखिए अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी चालक होगा इसके पहले तो उसमें एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। माने कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है, स्थिर होती है, संचित होती है, वो किस फॉर्म में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक चीज़ पर ध्यान देना है, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान दीजिए। तो इसको एक आप एनर्जी नहीं दे सकते हैं, थोड़ा करके आप दे सकते हैं इसको एनर्जी। माने पहले आप डी क्यू दे सकते हैं, करते करते डी क्यू, माने तब इसके साथ पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जा सकती है।
इस कंडीशन के चलिए इस कंडीशन के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको बता दिए कि थोड़ा थोड़ा करके आवेश दिया जाता है, ठीक है। अब इसको माना कि चालक को क्यू आवेश देना है, माने क्यू माने ज़्यादा से ज़्यादा जो आवेश देना है कितना क्यू देना है, अतः यह आवेश छोटे छोटे भागों में विस्थापित करके दिया जाता है। प्रारंभ में चालक आवेश रहित होता है। एक चीज़ पर ध्यान देंगे, प्रारंभ में चालक के पास कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन बाद में इसको आवेश थोड़ा थोड़ा करके देना है, ठीक है। तो पहले इसको कितना आवेश, प्रारंभ में चालक आवेश रहित होता है और तो इसका विभव कितना होता है, शून्य होता है। कोई भी बैटरी चार्ज होना चाहता नहीं है। जैसे ये स्प्रिंग आप देखें, स्प्रिंग समझ लीजिए एकदम फ्री रहना चाहता है, कभी भी आप इसको दबाएंगे तो ये दबना चाहता नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा के इसको दबाते हैं। उसी तरीक़े से बैटरी चार्ज होना नहीं चाहता है, बैटरी को आप इसी तरीक़े से फोर्स करके दबाते हैं, चार्ज उसके अंदर भेजते हैं। तो इसको जैसे ही इधर दबाएंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसमें भी एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कितना आवेश देना है, इसको डी क्यू देना है। आप समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इसको कितना एनर्जी दिया जाता है, तो एनर्जी इसको डी क्यू दिया जाता है, जो कि यहाँ हम लिखे हैं डी क्यू देना है, ठीक है। तो डी क्यू एनर्जी देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, आपको याद है V बराबर W बटा क्या होता है, Q, सब लोगों को पता है। तो अगर हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य के लिए क्या करेंगे, Q और V को क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कितना कार्य करना पड़ेगा, डी क्यू आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डी क्यू इंटू में भी, यहाँ डी क्यू है और इंटू में भी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। आगे टोटल कितना देना है, तो पहले तो आवेश रहित था, उसमें आवेश था नहीं, बाद में मुझे आवेशित करना है कितना, तो डी क्यू करना है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि इस कंडीशन में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, कि समझ रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो छोटा सा डी डब्ल्यू माने कार्य किया गया है, लेकिन कितना, थोड़ा सा आवेश दिया गया है, कितना आवेश दिया गया है, डी क्यू, तो इतना कार्य, लेकिन टोटल देना है। तो टोटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट में कितना करेंगे, जीरो से मुझे कहाँ जाना है, क्यू के पास जाना है, कितना तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो डी इसका मान कितना है, तो डी क्यू इंटू भी है। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे क्या कर दिया गया है, डब्ल्यू बराबर किया गया है V1, आप समझने की कोशिश की, यहाँ पे कितना किया गया है, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट में आप देखिए जीरो से मुझे कहाँ जाना है, क्यू के पास, और अंदर कितना हो गया, तो V1 हो गया, इंटू में कितना हो गया, डी डब्ल्यू को करेंगे ना, V1 इंटू डी क्यू हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है, जैसा कि आपको यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, फिर ये चीज़, ठीक है। इस कंडीशन के बाद हम आगे पे आते हैं। तो देखिए आपको पता है एक चीज़ कि V में दो चीज़ होता है, V में कितना चीज़ होता है, Q अपॉन C होता है। अब क्या करेंगे कि इस कंडीशन के बाद आपको इतना समझ में आ गया ना कि टोटल वर्क करना है, माने टोटल क्यू चार्ज मुझे देना है, तो पहले हम एक बार में क्यू नहीं दे सकते हैं, छोटा छोटा है, माने डी क्यू करके देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, सी अपॉन, बाकी इंटीग्रेट में हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट में हमारे पास इतना हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर Q माने Q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देखिए वहाँ पे आया था W बराबर, अंदर कितना था, अंदर था V1 इंटू में कितना था, डी क्यू, समझने की कोशिश कीजिए। तो अब एक चीज़ पर ध्यान देना है, W के W हो जाएगा। अब V क्या क्या मिला के बनता है, तो V बनता है Q अपॉन C, ठीक है। तो C तो बाहर आ गया है, यहाँ पे समझिए ठीक से। अब अंदर कितना बचा, Q बचा। अब यहाँ कर सकते हैं हम लोग, C को बाहर ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि W बराबर कितना हो जाएगा, 1/C, आप ब्रैक के इंटीग्रेट में कितना हो जाएगा, तो Q इंटू कितना हो जाएगा, Q बचा, Q इंटू डी क्यू हो जाएगा। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है हमेशा, कि
Q का, केवल Q का समाकलन हम ज्ञात करें तो ये होता है Q के स्क्वायर बटे 2। ये चीज़ आपको याद रखना है। Q का समाकलन कितना होता है, फार्मूला आपको याद होगा। तो ये अगर याद है तो बहुत बढ़िया, समाकलन करने आता है तो, नहीं तो याद रखिएगा अगर Q का करना हो तो वहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर देंगे, या नीचे भी कितना कर देंगे 2। ठीक है, ये इसका समाकलन होता है। इस कंडीशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे Q स्क्वायर 2 इसका यहाँ ले लिए हैं, यहाँ पे T। उसके बाद आप देखिए यहाँ ठीक से, एक बार अपर लिमिट और फिर एक बार लोअर लिमिट, तो क्या किया गया है, W बराबर क्या किया गया 1/2C, अंदर कितना रखा गया है, एक बार Q के स्क्वायर माइनस में कितना 0 के स्क्वायर, तो 0 तो ख़त्म हो गया। अब आप गुणा करके देखेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास इतना बचेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर Q में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि Q में होता है C इंटू V। आप मान रख के देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि इसका मान प्राप्त होगा हमारे पास 1/2 सी भी स्क्वायर। तो अगर किसी चालक के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो जब भी आपको एनर्जी पता करना है तो याद रखेंगे, अगर आपके पास संधारित्र की धारिता दिया गया हो और विभव दिया गया हो, अगर मान लेते हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारे पास C दे दिया, मान लीजिए 2, C दे दिया 2 और V दे दिया कितना 4। कोई बोला कि ये वोल्ट, अब बोला कि C 2 है, V कितना है 4 है, थोड़ा सा आप एनर्जी बताइए कितना होगा। तो एनर्जी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि वही फार्मूला आप यूज करेंगे, W बराबर 1/2, C कितना दिया था 2, V कितना दिया था 4, तो 4 गुने 4 आपको करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 का हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये वाला चीज़ आपको पता हो तो बना सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, यही कार्य करना पड़ता है। और इस कार्य को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो U बराबर 1/2, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होती है वो विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये याद रखिएगा हमेशा। यानी U C से इसका रिलेशन क्या होता है, U जो होता है C के समानुपाती होता है, और U जो होता है वो V के वर्ग के समानुपाती होता है। ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है, बात एग्जाम में पूछा जा सकता है कि U से माने स्थिति, विद्युत स्थिति ऊर्जा का रिलेशन संधारित्र से कैसा होता है, तो समानुपाती होता है। आप विभव से कैसा होता है, तो विभव के वर्ग के समानुपाती होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है हर हाल में। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, अगर दो आवेश, दो चालक अगर मतलब आवेशित हो या अनावेशित भी हो, अगर पास में रख देंगे, एक आवेशित है एक आवेशित नहीं है, तो जब तक दोनों पे विभव का मान समान नहीं होगा, आवेश का ट्रांसफर यानी आवेश स्थानांतरित होते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं कि A और B दो चालक हैं, C1 C2, ये धारिता वाले, इसकी धारिता कितनी है, C1 C2 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि माना कि A और B दो चालक हैं जिनकी धारिताएँ C1 और C2 है। इन्हें Q1 Q2 आवेश दिया जाता है, तो इनका विभव V1 और V2, जैसे आवेश देंगे विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि Q से V का, Q और V के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से पहले का कैपेसिटी यहाँ दूसरे का हो गया, C1 C2 मिल गया आपके पास। अब C1 C2 के बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, Q1 भी ज्ञात कर सकते हैं, Q2 भी ज्ञात कर सकते हैं। और जब दोनों चालकों, अब यहाँ पे आप समझिए, जब दोनों चालकों को सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो इनके विभव अधिक से कम की ओर, माने जहाँ अधिक होगा अधिक से कम की ओर विभव जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखना, अधिक से कम की ओर जाता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अभी आप समझिए विभव कहाँ से कहाँ जाता है, अधिक से कम, जब इसको जोड़ेंगे तो अधिक से कम की ओर जाने लगते हैं। और यह विभव तब तक जाते हैं जब तक दोनों चालकों पर विभव का मान क्या ना हो जाए, समान न हो जाए। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है, अब उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल विभव। तो कुल आवेश कितना है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, यहाँ समझ सकते हैं। तो कुल आवेश एक पर कितना है, Q1 है, एक Q2, आवेश को जोड़ लीजिए, धारिता C1 C2 है,
तो इसको जब जोड़ लेंगे तो अभी तुरंत हम Q1 का मान कितना C1 इंटू V1 और Q2 का कितना C2 इंटू V2 किए थे, यानी यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे उभयनिष्ठ विभव। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि उभयनिष्ठ विभव कितना होता है। अगर दो चालक एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। इस कंडीशन के पास जब, अब इसके बाद आपको याद रखना, जब आवेश का वितरण होता है तब यदि मान लिया जाए कि ए पर आवेश इतना, माने आप समझ रहे हैं ना, ए पर आवेश कितना Q1 डैश और बी पर कितना हो जाए Q2 डैश हो जाए, तो इस कंडीशन में Q1 और Q2 इतना तो हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं C1 इंटू V1। यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान देना है आपको, इसके बाद के कंडीशन पर आपको, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आवेश का मान बदलेगा तो ये तो बदल ही जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2, अब समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे, 1 को 2 से भाग देंगे, भाग जैसे देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन आपको आ जाएगा सामने। इसके बाद पर ध्यान देना है Q1 इंटू C1, ये समझ लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जैसे करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं। अब एक चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ से समझ लेना है कि अगर दो चीज़, आप यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि C1 कितना है, यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए, अगर मान लेते हैं कि C1 हमारे पास 2 है और C2 कितना है, C2 हमारे पास 4 है, तो अगर जैसे आप आवेश का स्थानांतरण होगा, पहले मान लेते हैं कि आवेश एक पर 2 था, एक पे 4 था, तो बाद में वो बदल जाएगा, ठीक है। और आपको यदि जैसे फाइंड करना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, आपका दोनों का मान पता होना चाहिए। बाद में आवेश जब चालक के कांटेक्ट में नहीं आया है, माने दोनों को नहीं जोड़ा गया है और दोनों को जोड़ने के बाद बदल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हमको प्राप्त होगा, ये कंडीशन आपको हमेशा। अब यहाँ पे याद रखना है एक छोटा सा बात, नोट की कुछ बातें हैं। जब दो आवेशित चालक परस्पर जोड़ने पर, जब दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर आवेश का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, ठीक है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये चीज़ पर ध्यान देना है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना, चालक को परस्पर जोड़ देने से चालक पर कुछ आवेश कम हो जाता है, अतः प्रारंभिक अवस्था में आवेश कम हो जाता है, अतः प्रारंभिक अवस्था में चालक पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के बाद इतना हो जाता है। प्रारंभ में इतना था, जोड़ने के बाद Q1 डैश हो गया, ठीक है। तो अब क्या, दोनों को घटा दीजिए, माने प्रारंभिक में से बाद वालों को घटा दीजिए, ठीक है। तो कुछ आवेश का मान बदल जाएगा, फर्स्ट में कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। बाकी चीज़ मैं लाइव क्लास में समझाऊंगा ही, तो आप इसको समझिए अभी आगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो पहले तो कुछ ज़्यादा था, बाद में कुछ बदल जाएगा, कितना बदलेगा, तो ये बदला हुआ चीज़ है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं। अभी आप देखे थे उभयनिष्ठ विभव, समझे थे, उभयनिष्ठ विभव का ये फार्मूला था। अब जैसे उभयनिष्ठ विभव को रख करके इसको आप गुणा करेंगे तो ये वाला कंडीशन हमें मिल जाएगा। समझ रहे हैं, ये वाला कंडीशन हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। Q1 इंटू में हो जाएगा ये उभयनिष्ठ विभव, मान यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, यही चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ पर आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोड़ते ही आवेश बदल जाएगा, माने ये चीज़ मान लीजिए कि पहले 1 पर 5, माने पहले जैसे आप 2 को जोड़ेंगे दोनों पर आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस इस बात से यही पता चलता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, अब हम लोग को देखना है वांडी ग्राफ जनित्र। वांडी ग्राफ जनित्र का स्टेटमेंट तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसका ये 1D ग्राफ है, 1D ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, 1D ग्राफ। तो यहाँ पे आप देखिए सन, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सन 1931 में प्रोफेसर वांडी ग्राफ ने एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से, पहले आपको ये चीज़ थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, निर्माण किया जिसकी सहायता से 10 लाख या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या रखा गया, वांडी ग्राफ जनित्र रखा गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा।
इसके बाद इसके किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये वांडी ग्राफ जनित्र नुकीले भाग, ठीक है, नुकीले भाग के क्रिया पर आधारित है, ठीक है। ये कंडीशन भाग के क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो उस पर आवेश का घनत्व अत्यधिक होता है। जहाँ नुक हो, कोई भी देखिएगा आप, चालक को कभी नुकीला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि जहाँ नुकीला छोड़ दिया जाएगा वहाँ पर आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, कहीं नुकीला होगा तो वहाँ पे आवेश का घनत्व अधिकतम होगा। ये कंडीशन इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है, याद रखिए इसको, ठीक है। बाकी इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये नुकीले भाग की क्रिया पर ही सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक गोला होता है, उसका व्यास कितना होता है 2.5 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं 2.5। यहाँ पे एक कंघी होती है C1 और C2, दो कंघी होती है P1 और P2, दो वो होता है, इसकी घिरनी होती है, ठीक है। इसका स्तंभ कितना होता है, लगभग 15 मीटर का होता है। ये कंडीशन आप देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक सेल लगा होता है, यहाँ पे सेल लगा होता है, और बाद में सबको क्या किया जाता है, यहाँ से जैसे आवेश दिया जाता है, ये आवेश इस पट्टी के माध्यम से कहाँ आ जाता है, इस पर आ जाता है सब। भिखारी का कटोरा देखें, कभी भी यहाँ से आपको पता चलेगा कि C1 से आवेश चलेगा, लेकिन C2 क्या है, C2 आवेश को लेकर के और कहाँ भेज देगा, सब इस पर भेज देगा। आइए हमेशा बोलेगा कि मेरे पास कहाँ कुछ है। देखिएगा भिखारी का कटोरा हमेशा 10, 20, 50 रुपये मिलता है तो दूसरे रख देता है, फिर बोलता है कुछ नहीं है, नथिंग। तो वही कंडीशन काम करता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि कभी भी यही एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी चीज़ को एकदम, किसी चालक का विभव अगर थोड़ा सा है तो उसको इससे कनेक्ट करके उसको विभव रहित किया जा सकता है। इसके बाद के कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि इसमें एक क्या होता है, इसमें एक आप समझ सकते हैं, इसमें एक क्या होता है, एक इसमें गोला होता है। क्या होता है, गोला होता है। एक गोला होता है, कितने का होता है, जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। और उसके बाद यह जो गोला होता है यह 15 मीटर, यहाँ पे दिखा रहा है 15 मीटर विद्युत रोधी स्तंभ पे टिका होता है, ठीक है। इसमें दो घिरनी होती है P1 और P2, यहाँ दिख रहा है आपको P1 P2 दो घिरनी होती है। इस पर एक पट्टी होता है, आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है। और C1 C2 दो कंघी होती है, एक को C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। समझ रहे हैं इस बात को। इस कंडीशन के बाद आपको नेक्स्ट पर ध्यान देना है कि ये स्टेटमेंट इस कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। बनावट में क्या लिखेंगे, चित्र के अनुसार धातु का एक गोला होता है। धातु का क्या होता है, एक गोला होता है जिसका व्यास लगभग कितना होता है, जिसका व्यास आप देख सकते हैं, जिसका व्यास लगभग होता है कितना, व्यास होता है 5 मीटर, यानी 5 मीटर होता है। यहाँ पे आपको दिखा गया है, होता है जो चित्र में एस है, आपको बताया था मैंने चित्र में, आप एस देखे थे ना, ये धातु का गोला है, ठीक है। और यह गोला लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर टिका रहता है, जो चित्र में P1 है। आप देख सकते हैं इधर इसका P1 नहीं लिखा गया, आप देख सकते हैं ये विद्युत, इसी का नाम है P1, ये P है, स्तंभ है। आगे आप कंडीशन पर ध्यान देंगे कि इसमें दो घिरनी लगी होती है P1 और P2। आपको मैंने चित्र में दिखाया, यहाँ पे P1 है, ऊपर क्या है P2 है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं P1 P2 दो घिरनी होती है। उसके बाद इसमें दो कंघी होती है C1 और C2। C1 को फुहार कंघी और C1 को फुहार कंघी माने इससे निकलता है आवेश, C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। एक कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। देखिए वांडी ग्राफ यंत्र की बनावट तो आप देख लीजिए, C1 को फुहार कंघी और C2 को क्या बोलते हैं, संग्राहक कंघी। आप देख सकते हैं यहाँ C1 है, ठीक है, और C2 को, ये कंडीशन आपको याद रखना है। इसके बाद इस निकाय को एक लोहे के टैंक में रखकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार वांडी ग्राफ यंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद इसकी कार्यविधि पर ध्यान देना है। कार्यविधि समझ रहे हैं ना, कार्यविधि सबसे पहले C1 को किसी विद्युत मशीन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विद्युत मशीन से जोड़ के C1 को इसे 10 से 20,000 वोल्ट पर जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया है विभव पर, ठीक है, आवेशित किया जाता है। P1
को किसी मशीन के माध्यम से घुमाया जाता है। P1 एक गिरनी था, किसी मशीन के माध्यम से तेज़ी से घुमाया जाता है। इस प्रकार पट्टी के माध्यम से आवेश C1 से C2 तक पहुंच जाता है। C1 क्या है? फुहार कंघी, माने आवेश देता है, कहाँ पहुंच जाता है? C2 के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद की कंडीशन पर आप ध्यान देंगे। C2 के माध्यम से आवेश गोला S जो था उस पर पहुंच जाता है, क्योंकि क्या है? गोला S C2 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार C2 पर हमेशा आवेश नगण्य होता है और S पर अधिकतम हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। C2 पर आवेश कम क्यों होता है? क्योंकि वो जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद की कंडीशन पर हमको ध्यान देना है। ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च विभवांतर उत्पन्न करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नाभिक के अध्ययन में भी होता है, किसी आवेश को तीव्र गति से त्वरित करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका दोष, इसमें कमियाँ भी है। बड़े आकार के होने के कारण असुविधाजनक होता है, उच्च विभव के कारण खतरनाक होता है। ये चीज़ आप दोष याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लोग इस सब को नोट कीजिए। ऐसा नोट्स आपको पूरे लेसन का मिलेगा। ठीक है, जितने लोग बाई चांस यूट्यूब से जुड़े हैं, बाई चांस लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लैंग्वेज के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी सारी समस्या समाधान हो जाए। और फिर न्यूमेरिकल का भी वीडियो इस फॉर्म में मिलेगा, लाइव में भी मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। एक काम जरूर कीजिएगा, सभी लोग कॉपी में इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, नोट करके याद कीजिए एकदम बार बार इसको। क्योंकि देखिए, एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपको कितना % याद है ये मायने रखता है। पूरा नोट्स बुक आपके पास मौजूद है, आपको कुछ याद नहीं है तो मिला जुला के सब बेकार है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे एक एक बात को खूब बढ़िया से लिखें, याद करें। जहाँ डाउट हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही होगा। क्या चीज़? व्हाट्सअप नंबर आपको पता है भाई, 91 99 023 485, समझ रहे हैं ना? इस पे आप संपर्क करके जहाँ डाउट हो पूछ सकते हैं, जो दिक्कत हो। ठीक है, और अधिक से अधिक लोग के पास इसको सेंड कर सकते हैं ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। कोरोना के वजह से सब लोग का क्लास ऑब्सेंट हो रहा है, छूट रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका मतलब फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय। इसको देखिए आप लोग।